नियम, महिलाओं जो विधवा महिला थी उसे फिर से विवाह करने का मौका दिया जाना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। यानी भारतीय समाज में दो ऐसी घटनाएं निंदनीय मानी जाती है। एक तो किसी महिला के पति की मृत्यु के हो जाने पे उस महिला को जिंदा जला दिया जाना, ये किस समाज का परखंड है भाई? ऐसा कौन सा समाज जिसको वो कहता हो कि किसी महिला के पति अगर देहांत हो जाए उस महिला को जिंदा जला देना चाहिए? तो आज इसको सोचने मात्र से हमारे रूह कांप जाते हैं। वास्तव में वो कुरीति थी और उस कुरीति का नाश होना ही चाहिए। ठीक उसी तरह से महिलाओं के विधवा पुनर्विवाह की घटना एक क्रांतिकारी कदम मानी जाती है। जब किसी महिला के पति के देहांत हो जाने के बाद क्या उनको जीवन जीने का हक नहीं था? बिल्कुल था। तो उन्हें एक अलग नई जिंदगी मिलती है, फिर वो अपना जीवन यापन शुरू करती है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में अगर देखें, अध्ययन करें, तो हमारा इतिहास ये बतलाता है कि हमारे इतिहास में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल अर्थव्यवस्था की ग्राफ की तरह है। लेकिन वर्तमान युग जो आधुनिक युग है, उपभोक्तावाद का युग है, बाजारवाद का युग है, मंडलीकरण का युग है, इसमें महिलाएं बिल्कुल सशक्त हुई हैं। विश्व की कई घटनाएं भारत की भी महिलाओं को उनके जीवन दर्शन को, जीवन यापन को उन्होंने परिवर्तित किया। इन सभी का लेखा जोखा हमारे भारतीय सिनेमा में भी दिखता है, क्योंकि सिनेमा बनाने वाले जो डायरेक्टर होते हैं वो विषय को हमारे समाज से ही चुनते हैं, हमारे परिवेश, हमारे समाज में घटनाओं को भी देखते हैं और उससे फिर उनको काल्पनिक रूप से कुछ अपने काल्पनिक बातों का समावेश करते हुए पहले पर्दे पे हमारे समक्ष लाते हैं, जिसको देखकर हम नागरिक अपने समाज का विश्लेषण कर पाते हैं। अगर भारतीय सिनेमा के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित कुछ विशेष मूवी की बात की जाए तो मैं पहले नाम बताता हूँ कि ऐसे तमाम कई फिल्में बनी हैं शुरुआत से लेकर देश के आज़ाद होने के बाद से अब तक। मैं कुछ नाम बताता हूँ, शायद आप लोगों को ध्यान नहीं होगा अगर आप फिल्में देखते होंगे। एक फिल्म आई थी 1957 में, मदर इंडिया। ये सिलसिला है मदर इंडिया। मैं उन फिल्मों का नाम सिर्फ बोल रहा हूँ जो महिला प्रधान फिल्में। हालांकि पुरुषवादी समाज में ऐसी फिल्में प्राय कम बनती थी जहां महिला नायिका हो। इसका उदाहरण मैं इस बात से देता हूं, भारतीय सिनेमा की शुरुआत होती है 1913 और भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं दादा साहब फाल्के। 1913 ईस्वी में उन्होंने पहली बार एक फिल्म का निर्माण किया। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र के लिए उनको एक नायिका की आवश्यकता थी। ये बात है 1913 की, अभी हम लोग हैं 2025 में। यानी 1913 में राजा हरिश्चंद्र मूवी के लिए तारामती नायिका का रोल करने के लिए वो काफी उन्होंने प्रयास किया। उनको अपने समाज में कहीं भी उस तारामती का रोल करने के लिए कोई भी किसी भी महिला, किसी भी नायिका ने उनके ऑफर को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा समाज उस तरह का एक परिपक्व नहीं था। हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज के जो पुरुषवादी सोच मानसिकता के हैं, तब उन समय फिल्मों में अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को शायद उस फिल्म में जाने देना नहीं चाहते थे। उसे एक खराब संस्कार माना जाता था। थक हार के दादा साहब फाल्के ने तारामती के रोल के लिए अंत में एक होटल के बावर्ची, उसका नाम था ए सालुंके, उस ए सालुंके जो कि पुरुष था, उस पुरुष को नायिका का रोल करने के लिए किसी तरह से मनवाया। तो वो राजा हरिश्चंद्र की जो नायिका थी वो कोई पुरुष नहीं, कोई महिला नहीं थी, बल्कि एक नायक था, एक लड़का था जो कि एक बावर्ची था, नाम था ए सालुंके। लेकिन वो 1913 का दौर था। उसके बाद भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, जो मैंने कहा कि जैसे जैसे बदलता गया, तब महिलाओं की सोच बदली, पुरुषवादी मानसिकता के समाज की सोच बदली, महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ी। जो साक्षरता दर आज़ादी के समय कम थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और फिल्मों का एक व्यवसाय का रूप दिया गया। इस कारण से पैसा, ग्लैमर, और जब शिक्षित महिलाएं भी फिल्मों में आने लगी तब जाकर
इस व्यवसाय की ओर, इस इंडस्ट्री की ओर महिलाओं का आगमन हुआ और इसे एक अच्छे नज़रिए से देखा जाने लगा। ये अलग बात है कि सिनेमा जगत में के अंदर भी महिलाओं के साथ कुछ न कुछ बुरे बर्ताव हुए हैं, जिसकी चर्चा मैं भी नहीं करूंगा। सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूं कि महिलाओं की जो भूमिका रही भारतीय फिल्मों के तहत वो क्या है। तो जब से भारतीय फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, कई ऐसी मूवी बनी, कई ऐसे भारतीय सिनेमा बने जिसकी चर्चा